हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। उसमें हमने देखा था कि हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है। इन दैट केस हम चार्जेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड देन फर्दर हम और क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे बेस्ड होंगे। ओके, सो ये एग्जांपल हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह दिया था। सो इस एग्जांपल में है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी है विच इज जेड डिस्टेंस अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क, राइट, विच इज z distance above the center of the disk। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूँ। हम जब फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए चाहिए कि वहाँ से हम इजीली फोर्स निकाल पाएंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। अब मेरे पास सिस्टम क्या है? मेरे पास सिस्टम ये है कि एक डिस्क है मेरे पास जिसकी रेडियस कैपिटल R है और उसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दी है। और सिग्मा जो है, चूंकि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कैसी है? यूनिफॉर्म। ओके, और हमें P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इस डिस्क को छोटे छोटे पोर्शंस में क्या करना होगा? पीसेस में डिवाइड करना होगा, राइट। एंड देन उन पीसेस को एज ए चार्ज एलिमेंट चार्ज लेके कंसीडर करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, उनको इंटीग्रेट करके। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने 3 सिस्टम पढ़े थे मेजरली, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4πε0 Q/r² r कैप। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोई रिंग है हमारे पास, जैसे उस रिंग की रेडियस r है और उस रिंग की वजह से z डिस्टेंस ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो एक्सप्रेशन 1/4πε0 2πr, राइट, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग, right, into lambda into z divided by z square plus r square to the power 3/2। और यहाँ पे ये z कैप डायरेक्शन में था। z कैप मतलब इस डायरेक्शन में था। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो, तो हमने क्या ट्रिक अपनाई थी कि हम इस पूरे सिस्टम को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे पहले, और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एलिमेंट क्या कंसीडर करेंगे? एलिमेंट हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे जिसका ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो यहाँ पे हम एज ए रिंग को एज ए एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे रिंग को एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास कोई रिंग है, राइट। तो ये जो डिस्क है वो हम कंसीडर कर सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, राइट। सो इट इज मेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड लेट से इस रिंग की जो रेडियस है वो r है, राइट, एंड इसकी जो विड्थ है लेट से इस रिंग की वो dr है। ओके, तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया? देयरफॉर, सो पहले हम लिखेंगे let's we consider that disk is made up of several rings, or should we write concentric rings of increasing radius। okay, कॉन्सेंट्रिक रिंग, एक के ऊपर एक रिंग ऐसे बनी है, तो उससे हमने डिस्क बनाई। तो उस डिस्क में हम उस रिंग को एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से जेड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल r है और रिंग की जो विड्थ है वो dr है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग कितना होगा? एरिया ऑफ रिंग that is ds।
सो ds हमें क्यों निकालना है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ds होगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग 2 पाई r इंटू विड्थ ऑफ द रिंग दैट इज dr, राइट। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एरिया ऑफ रिंग हम कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ। अब ये क्यों निकाला, देयरफॉर चार्ज ऑन रिंग क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन रिंग हो जाएगा हमारे पास dq, राइट, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो उस पर चार्ज भी छोटा होगा। dq की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमें पता है सिग्मा इंटू ds, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्या है dq ओवर ds, और सिग्मा हमें यूनिफॉर्म दिया है, राइट। सो इन दैट केस dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, ओके। अगर आपको ध्यान हो तो ये रिंग का एक्सप्रेशन था और इतना जो टर्म आता है दैट इज द टोटल चार्ज, राइट। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अभी टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है, ये है। तो आपको कंपैरिजन याद है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q विच इज टोटल चार्ज ऑन रिंग Z डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर plus r square to the power 3/2 z cap. This is electric field due to ring of radius capital R at point P which is at z distance above the center of the ring. तो रिंग को हमने एलिमेंट की तरह कंसीडर किया है, therefore electric field due to ring element at point P that would be, हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे DE, बिकॉज छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज ऑफ रिंग हमारा एलिमेंट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। तो ध्यान दीजिए ये रिंग है, रिंग की रेडियस क्या है, स्मॉल r है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि फॉर्मूले में यहाँ पे कैपिटल R की जगह में आएगी, और Z की वैल्यू तो Z ही रहने वाली है, ओके। तो यहाँ पे हम DE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस। अब Q की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, DQ, राइट, क्योंकि अभी रिंग के पास जो चार्ज है वो DQ चार्ज है, और DQ चार्ज हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है कि कितना चार्ज है इस रिंग जो व्हाइट कलर से बनी हुई है यहाँ पे, ओके। इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसके ऊपर DQ चार्ज है, और DQ चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। तो DQ और Z डिस्टेंस तो Z ही है, तो Z को हमने वैसे ही लिख दिया, नीचे क्या है Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग क्या है, स्मॉल r है, कैपिटल R यहाँ पे डिस्क की रिंग रेडियस है, तो स्मॉल r लिखेंगे, तो स्मॉल r स्क्वायर, ओके, टू द पावर 3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास Z कैप, ओके। अब हमने ये लिख लिया, एलिमेंट का लिख दिया, अब बस हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, जस्ट, राइट। जब हम एक बार इसको लिख लेंगे तो हमें जस्ट इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे हम यहाँ पे एलिमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव करवा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। बट चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है, और चूंकि डिस्क इज मेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, देन उस केस में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एलिमेंट को हम रिंग की तरह बिहेव करवा सकते हैं, और रिंग को हम एलिमेंट की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक field would be simply E, and E would be integral dE, okay। इंटीग्रल dE क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रल dE इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और साथ साथ में ये dQ की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो dQ की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, Z भी कांस्टेंट है क्योंकि हाइट सेम रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाले, वो भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखिए R dr बनेगा, क्योंकि जब इस DQ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यह बचेगा R dr डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा, dr। और यहाँ पे डायरेक्शन जो हमारी Z कैप है उसको हम आगे लिख सकते हैं Z कैप,
ओके अब हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे आर डी आर ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओ यहाँ पे एक ही बार डी आर आएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, स्मॉल आर। स्मॉल आर किसकी रेडियस है, रिंग की रेडियस। तो अगर मेरे को रिंग को इस डिस्क को बनाना है तो रिंग की रेडियस को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 0 से और कहां तक, कैपिटल आर तक की रिंग होंगी, उनको मिला के पूरी डिस्क बनेगी। तो देयरफॉर लिमिट फॉर दिस आर स्मॉल आर गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर हियर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड टेन थीटा, हमें केवल सब्सटीट्यूट करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा। आर इज इक्वल टू जेड टेन थीटा होगा, इन दैट केस डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा ये आर की लिमिट है, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके अब आर की जगह रखेंगे जेड टेन थीटा और डी आर की जगह आ जाएगा जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर टेन थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, जब जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या होगा यहाँ पे जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा, राइट। और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा का अगर 3/2 पावर करेंगे तो कितना आएगा सेक क्यूब थीटा। ओके आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और इस जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रखिए आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे बचा हमारे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा हियर इनटू डी थीटा। ओके जब आपने ये लिख लिया कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा अंदर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट विल गो फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब ध्यान रखिए ये आर की टर्म में नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे, हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ से आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। अब एक ट्राइंगल बनाइए जिसमें टेन थीटा लिखिए, ये थीटा हो जाएगा, यानी कि आर परपेंडिकुलर रहा होगा जेड बेस रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद हम लिमिट रखेंगे। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा माइनस जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसमें अब लिमिट रख लेते हैं, तो लिमिट आ जाएंगी ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जेड ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर। तो जेड अपॉन अंडर रूट जेड, क्योंकि आर की जगह तो 0 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट।
और ये हमारे पास जेड कैप तो है ही, जेड कैप ऑलरेडी चल रहा था इसमें, जेड कैप डायरेक्शन थी। कहाँ पे हमने मिस किया इसको, हमने यहाँ पे मिस किया, तो ये जेड कैप ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो ये जेड कैप आ गया। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर आ गई एट जेड डिस्टेंस अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क से जेड डिस्टेंस ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन याद रखने की ज़रूरत है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला फील्ड, चलिए मैं ये पूछ लेता हूँ, आप बताइए कि ये वाला फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। पहला क्वेश्चन है कि ये वाला फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और दूसरा कि ये कांस्टेंट फील्ड है या वेरिएबल फील्ड है। ओके, और नॉन कांस्टेंट फील्ड। तो बताइए, सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल का हमने आपको डिस्कस किया था कि कांस्टेंट फील्ड का मतलब है या कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब है विच विल नॉट चेंज विद टाइम। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम, राइट, एंड देयरफॉर इट इज अ कांस्टेंट फील्ड। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये कांस्टेंट फील्ड है, ये तो बात आ गई, तो वेरिएबल तो है ही नहीं, राइट। दूसरा, इसको देख के बताएं कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप देखो इसमें ये जेड पे डिपेंड कर रहा है, विच इज द स्पेस कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मैं इस जेड को ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके जाऊं या यहाँ पे जाऊं, तो जेड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, बट फिर भी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे दैट इफ आर टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट सीट। तो अगर आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, राइट, रेडियस ऑफ द डिस्क इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क है वो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है, राइट, वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फ्रंट में, बैक में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, राइट। इन दैट केस अगर मैं बात करूं, इन दैट केस हम आर टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो इनफाइनाइट सीट हो जाएगी, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इसमें देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए लिमिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस जेड, यहाँ मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर आर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आते ही 1 माइनस 1 प्लस, इसके बाद जेड के पास आर स्क्वायर तो था नहीं, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा जेड कैप। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आर टेंड्स टू इंफिनिटी रखूंगा, ये 1 अपॉन आर है विच इज गोइंग टू बी 0, एंड यहाँ पे भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है विच इज गोइंग टू बी 0, राइट। तो ये 0 हो गया, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ये वाला एंटायर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत है, क्या खासियत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इनफाइनाइट शीट हमें दी है, इनफाइनाइट बनाने के लिए हम ऐसा बना देते हैं, राइट,
इनफाइनाइट शीट है, इसका एक्सटेंड इन्फिनिटी तक है, इसका भी इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसे इनफाइनाइट शीट है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, जो कि ऑब्वियसली शीट से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देखो इसमें कहीं भी जेड कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में कहीं पे जेड कोऑर्डिनेट नहीं है या पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्पेस के साथ चेंज नहीं होगा और कांस्टेंट तो ये है ही, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म भी है, यानी कि स्पेस के साथ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, राइट, इट इज नॉट अ प्लेट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शीट एंड प्लेट। जब हम गाउस लॉ पढ़ लेंगे वहां पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि शीट और प्लेट में क्या डिफरेंस होगा वहां पे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज बिकॉज ऑफ शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने, अगर याद रहे तो बहुत बेहतर है, नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द फॉर्मूले हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है, राइट। इसलिए ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ चार्ज लाइज इन z इज इक्वल टू -3 मीटर प्लेन, राइट। तो z इज इक्वल टू -3 मीटर प्लेन, तो सबसे पहले आप बताइए z इज इक्वल टू सी प्लेन कौन सा होता है, सबसे पहली बात तो यही होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट, तो ये x है, ये y है और ये हमारे पास z है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें अगर मैं बात करूं कि z इज इक्वल टू सी, यानी कि z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्लेन कौन सा होता है, तो z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्लेन कौन सा होता है, जो एक्स वाई एक्सिस मिलके बनाते हैं। तो z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्लेन, जैसे कि मैं बोलूं कि z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन कौन सा है, तो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन कौन सा होगा, ये एक्सिस और ये y एक्सिस मिलके जो ये वाला प्लेन बनाएंगे, दैट इज z इज इक्वल टू 0 प्लेन, ओके। अगर मैं बात करूं z इज इक्वल टू 2 प्लेन कौन सा होगा, तो z इज इक्वल टू 2 प्लेन मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस मिलके जो प्लेन बनाएंगे, दैट विल बी z इज इक्वल टू 2 प्लेन, ओके। ऐसे ही अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 3 प्लेन कौन सा होगा, तो जो x और z मिलके बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू 3 प्लेन होगा जो x और z मिलके बनाएंगे, जिसके हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3 प्लेन, ये वाला प्लेन जो है इसके हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी, ओके। सो आई होप सभी को प्लेन का कंसेप्ट मालूम होगा। नाउ अभी हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है z इज इक्वल टू -3 प्लेन। z इज इक्वल टू -3 प्लेन मतलब अगर मैं यहाँ ऊपर बनाऊंगा तो z इज इक्वल टू +c प्लेन बनेगा, तो z इज इक्वल टू -3 प्लेन कहाँ बनेगा, नीचे -z एक्सिस, तो दिस इज -z, राइट। तो उस डायरेक्शन में हमें बनेगा, तो z इज इक्वल टू -3 प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, राइट, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। x और y मिलके बनाएंगे लेकिन माइनस पे, राइट। तो ये है z इज इक्वल टू -3 मीटर प्लेन, ओके। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, अभी कोई डाउट नहीं होगा प्लेन्स में, राइट। तो ये z इज इक्वल टू -3 प्लेन है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर शीट। अब नहीं बोला कि वो प्लेन है किस फॉर्म में है, स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट बोले तो यहां से इसकी लेंथ और यहां से इसकी लेंथ क्या है, बराबर है। डिफाइंड बाई x लाइज फ्रॉम -2 टू 2, लेकिन यहां पे देखो ये कैसे लग रहा है, यहाँ पे ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और पीछे जाना है। x भी बोला नेगेटिव में है और y भी बोला थोड़ा नेगेटिव में है, यानी कि प्लेन कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ बनेगा, राइट, ऐसे कुछ बनेगा, ये कुछ प्लेन होगा, ऐसा ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, जो अभी हमने बनाए। तो यहाँ पे ये है x इज इक्वल टू -2
और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 2, ये बाउंड्री है। सॉरी, यहाँ पे x इज इक्वल टू +2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 है। तो वही बाउंड्री गिवन है आपको। तो x इज इक्वल गोज फ्रॉम -2 to 2 एंड y गोज फ्रॉम -2 to 2, राइट। विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इसमें 2x² + y² + z² टू द पावर 3/2 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ओके, और z इज इक्वल टू क्या गिवन है? तो इस पूरे प्लेन के किसी भी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो हर एक पॉइंट पे z इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? -3 आएगी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, हमें इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, प्लेन हमें पता चल गया, प्लेन कौन सा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से ये एक हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, राइट। हमें सिग्मा गिवन है, राइट ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिग्मा देखिए XYZ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा यूनिफॉर्म है क्या, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, राइट। इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं XYZ की वैल्यूज अगर चेंज करूंगा तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर मैं चेंज करूंगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिग्मा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, आप इन चीजों को सीख रहे हैं तो आप इसको स्टेप वाइज सीखिए। ऐसा नहीं कि आप जंप मत कीजिए, चीज़ों को स्किप मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपने ये ऑलरेडी ये चीज़ें कर ली हैं पहले से ही। अदरवाइज आप इसको प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में ही देखिए और करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो चलिए, आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म क्या है। चलिए, अब हमने क्या कंसीडर किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पता है? पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है, शीट की वजह से हमें पता है, लेकिन वो इनफाइनाइट शीट है, ये तो फाइनाइट शीट है। और अभी हमने ऊपर निकाला तो वो सर्कुलर डिस्क था, तो हमारा कोई काम नहीं होगा। तो हम सबसे बढ़िया क्या चीज़ है हमारे लिए अवेलेबल है, वो है हमारे लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवाएंगे। पॉइंट चार्ज के लिए क्या करना होगा? सेम प्रॉब्लम, हम एक स्मॉल सा सरफेस लेंगे, ds हमने सरफेस लिया, राइट। सो ds कितना आ जाएगा? Let us consider a small surface ds such that ds is equal to dx dy। आप ध्यान से देखो, ये वाले प्लेन में ये वाली डिस्टेंस dy होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? dx। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या आ जाएगा? ये dx dy, राइट। वैसे भी अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा वाले लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे सरफेस एलिमेंट जहाँ पे z कांस्टेंट होता है वहाँ पे dx dy आता है, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा ds इज इक्वल टू dx dy। देयरफॉर चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ये आ जाएगा dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dx dy। और सिग्मा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? ये गिवन है। तो सिग्मा की वैल्यू हम रख देंगे तो dq आ जाएगा 2x² + y² + z² इंटू 10⁻⁻⁹। बिकॉज ये नैनो कूलम है तो उसको मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया, ये पावर 3/2 भी है, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू dx dy किस में होंगे? मीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। देयरफॉर dq की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? dq की वैल्यू आ गई 2x² + y² + z² टू द पावर 3/2, ओके, इंटू 10⁻⁹ dx dy इतने कूलम। तो अब हमने निकाल ली कि छोटे से एलिमेंट के पास कितना चार्ज है। अब चूंकि इस एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवाने वाले हैं, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इसमें दो इंफॉर्मेशन होती है, 1/4πε0 q/r² टाइम्स r कैप, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड में दो इंफॉर्मेशन है,
एक चार्ज चाहिए जो हम निकाल चुके हैं, अगर एलिमेंट को स्मॉल चार्ज की तरह कंसीडर। एक डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कहां से कहां तक की, जो चार्ज है उससे इंटरेस्टेड पॉइंट की डिस्टेंस। हमारा पॉइंट कौन सा है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, दैट इज ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन की मेरे को यहां से डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ओरिजिन के तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है 0, 0, 0, ओके, लेकिन यहां के मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, लेट्स से x, y, और z कोऑर्डिनेट मुझे पता है पूरे प्लेन के ऊपर -3 रहने वाला है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है z इज इक्वल टू -3, क्योंकि गिवन है। तो इस पूरे प्लेन के ऊपर z तो -3 रहने वाला है, लेकिन x और y चेंज होंगे, राइट। और x और y कहां तक चेंज हो सकती है, x चेंज हो सकता है -2 से +2 तक, और y चेंज हो सकता है -2 से +2 तक। ओके, चलिए अब हम यहां से हमें कौन सा r चाहिए, लेट्स से ये a पॉइंट है और ये o पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं OA वेक्टर, राइट। देयरफॉर r वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर, राइट, क्योंकि हमें चाहिए होगा r वेक्टर चाहिए होगा, तो r वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखिए OA वेक्टर निकालेंगे यानी कि O माइनस A, राइट। हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, ये r होगा चार्ज से डिजायर्ड पॉइंट की तरफ का जो वेक्टर होगा, तो दैट इज AO वेक्टर। सो हमें चाहिए AO वेक्टर, तो AO वेक्टर क्या होगा हमारे यहां पे, R वेक्टर होगा। तो AO वेक्टर कैसे होगा, जो बाद वाला पॉइंट है उसे पहले लिखेंगे, तो 0 - x, दैट इज 0 - x i कैप प्लस 0 - y j कैप प्लस 0 - -3, दैट इज 3 + 3 k कैप। तो हमारे पास यहां से R वेक्टर आ गया हमारे पास -xi कैप -yj कैप प्लस 3k कैप। अगर आपने R वेक्टर निकाल लिया, हमें R मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो R मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से x² + y² + 9, ओके। लेकिन हमें साथ साथ में यूनिट वेक्टर R भी चाहिए। अगर मुझे यूनिट वेक्टर R भी चाहिए तो हमारे पास यहां से हो जाएगा R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R। हमें पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सभी को पता है, तो यह आ जाएगा xi कैप -yj कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई √x² + y² + 9। सो दिस इज योर R वेक्टर। चलिए हमने चार्ज निकाल लिया, एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है, हमने R निकाल लिया कि एलिमेंट की डिजायर्ड लोकेशन से क्या डिस्टेंस है, और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका यूनिट वेक्टर किधर की तरफ होगा, रेडियस की डायरेक्शन में इसी तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ होता है, तो इसलिए आर कैप की डायरेक्शन वही होगी जो एओ की डायरेक्शन होगी। हमने वही निकाल ली, एओ की डायरेक्शन निकाल ली, तो आर कैप मिल गया। देयरफॉर अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small element at origin is equal to, ये आ जाएगा, हम स्मॉल एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। क्या होता है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, 1/4πε0। बारी है Q की, Q हमारे यहाँ पे क्या है, DQ की वैल्यू क्या है हमारे पास, चलिए डायरेक्टली वैल्यू लिखते रहे, तो DQ की वैल्यू हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू है। चलिए पहले DQ ही लिख लेते हैं, DQ बाई और R² और ये R कैप, राइट। DQ की वैल्यूज रख देंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे, तो 9 × 10⁹, आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, और ये आ जाएगा 2 × DQ की वैल्यू रख रहे हैं हम x² + y² + z² टू द पावर 3/2 इंटू 10⁻⁻9, और ये आ जाएगा dx dy। ये पूरी हमने किसकी वैल्यू रख दी, DQ की वैल्यू रख दी। अब चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हमें लिखना है डिवाइडेड बाई R², डिवाइडेड बाई R²। कितना है, R इतना है, तो R² इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं x² + y² + 9।
और साथ में लिखना है हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें ये गिवन है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर 1/। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो पावर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, और ये पावर 3/2 है, यहाँ पे ये पावर 3/2 है, तो 3/2 से इसकी पावर मिलके ये पूरा 3/2 वाला पावर कट गया। ये 10 टू द पावर प्लस 9 है, ये 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 9 2 जा 18, राइट। और ये बचा हमारे पास माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 3k कैप, और ये बचा dx dy, ये हमारा आ जाएगा de वेक्टर। ओके, नाउ अब क्या है, अब कुछ भी नहीं रहा, अब तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन करना है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज distributed on z is equal to -3 plane bounded by, क्या बाउंड्री है -2 to y की बाउंड्री है -2 to 2। ओके, तो इसको यहां पे रख देंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 18 इंटीग्रल, राइट, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 3k कैप। अब चूंकि ये dx dy, और देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, तो ये बेसिकली सरफेस इंटीग्रल है, तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए लिमिट रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट हम अगर लिखें तो 18, ये आ जाएगा हमारे पास -2 to 2, x इज इक्वल टू -2 to +2, y इज इक्वल टू -2 to +2, ये आ जाएगा माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 3k कैप, और ये आ जाएगा dx dy। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि -a to a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है इफ f इज ऑड, एंड ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होती है इफ f इज इवन, राइट। ये आपने सबने पढ़ा होगा क्लास 12 से। आप देखिए ये x की पावर 1 है और ये y की पावर 1 है, तो ये x में ऑड है, ये y में ऑड है, और लिमिट जा रही है दोनों की -a to +a -a to, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0। तो केवल जो टर्म इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगा वो ये वाला है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से 18, और इन दोनों की वजह से इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ dx बचेगा, यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 2, और यहाँ बचेगा dy, और इंटू 3k कैप बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 आएगा, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो 4 आएगा, तो आ जाएगा आपका 18 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा k का। ओके, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 864 k कैप न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q से, यहाँ से यूनिट निकालने के लिए आप, ये न्यूटन हो गया, ये कूलम हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं कि आपको पहले टोटल चार्ज ऑन शीट निकालना है। तो पहले टोटल चार्ज ऑन शीट में आपको निकाल देता हूं आपके साथ, और बाकी जो 2 प्रॉब्लम्स रहेंगी वो एज अ होमवर्क प्रॉब्लम रहेंगी, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो बी और सी पार्ट आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा। ओके, आई डोंट थिंक कोई कर नहीं पाएगा बिकॉज एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा नहीं, बस इसमें हम टोटल चार्ज अलग से फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके,
एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ ए फाइनाइट शीट डिफाइंड एज x बिटवीन 0 to 1, y बिटवीन 0 to 1 एंड z इज इक्वल टू 0 प्लेन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको बनाइए, कैसे बनेगा ये प्लेन, तो ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास x y z है और z इज इक्वल टू 0 प्लेन है, तो यानी कि कहाँ पे बनेगा ये बनेगा यहाँ पे, राइट। तो ये वाला z इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पे z इज इक्वल टू क्या रहेगा इसमें 0, और x की वैल्यू बोला 0 से 1 तक वेरी करेंगी और y की वैल्यू भी 0 से 1 तक वेरी करेंगी, यानी कि y की वैल्यू भी 0 से 1 तक। तो ये x हो गया है हमारा, ये y हो गया, ये z हो गया, और ये जो प्लेन हो गया हमारे पास, ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन हो गया। ओके, और इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हमको क्या गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है ये सिग्मा इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस शीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। तो इस शीट के ऊपर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिग्मा गिवन है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अगर सिग्मा गिवन है तो सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, डी क्यू ओवर डी एस। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू डी एस, राइट। तो यहाँ से हम लिख लेंगे देयरफॉर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, यानी कि हमें क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ds निकालना है। सिग्मा हमको गिवन है। अब बताइए आप, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। आई होप सब लोग देख पा रहे होंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म होता तो ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं स्पेस की कोऑर्डिनेट्स को चेंज करूं तो सिग्मा भी चेंज होने लगेगा, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ओके फाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में, तो स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, dx dy, राइट। ये छोटा सा एरिया लेट से ये ds है, और इस ds की वैल्यू हमें पता है, अगर ये xy प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, dx dy। इसको हम बोलेंगे z इज इक्वल टू 0 प्लेन और xy प्लेन, राइट। तो xy प्लेन में एरिया एलिमेंट dx dy, तो उसको यहां रख देंगे। तो देयरफॉर Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रल, ये आ जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2, ये आ जाएगा नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx dy, राइट। तो हमारा चार्ज, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा टोटल चार्ज नैनो कूलम में आएगा, राइट। यहाँ पे यूनिट नैनो कूलम में, आप ध्यान दीजिए। और सरफेस इंटीग्रल है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा ये डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये x इज इक्वल टू 0 to 1, ये y इज इक्वल टू 0 to 1, और ये एक्स वाई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2, और इसको हम dx इधर लिख दूंगा मैं, और इसको मैं dy लिख दूंगा, राइट। ओके, सो अगर मैं इसको रीराइट करूं तो मैं इसको इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 to 1, इसको लिख दिया x dx मैंने एक साथ लिख दिया अभी फिलहाल, और पहले y का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2, और ये y। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, आप इसको t कंसीडर करो और इसको dt बना दो, राइट। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। अब सभी को पता है इंटीग्रेशन आप लोग करते हैं। इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y/2, मैंने बस इतना मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। वो करते ही क्या फायदा हुआ, आप ध्यान से देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, मैंने बाहर लिख लिया ये वाला 2, अंदर बचा मेरे पास 0 to 1 x dx, तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये y इज इक्वल टू है, तो ये y इज इक्वल टू 0 to 1, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2। क्या मैं इस 2y और dy इन दोनों को मिला के, 2y और dy को मिला के, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dy स्क्वायर।
सो डी वाई स्क्वायर जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमें 2y dy, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y dy, तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इसमें लिखने का फायदा क्या हुआ, अब ये हमारे लिए y फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है y स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है y स्क्वायर का। तो अब ये सिंपली ऐसा ही हो गया हमारे पास x टू द पावर 3/2 और dx, ये कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन हो गया, तो वैसे ही कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, या आ जाएगा 0 to 1 x dx। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब वैसे ही सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपली पावर लॉ लग जाएगा इस पे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो कितना आएगा 5/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2/5, करेक्ट। और लिमिट कितनी जाएंगी, y की लिमिट 0 से 1 तक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जस्ट x टू द पावर 3/2 dx की तरह बन गया, क्योंकि y स्क्वायर को आप t ले लीजिए तो यहाँ पे ये t हो जाएगा सिंपली, और बाकी x को तो हमें छेड़ना है ही नहीं अभी, तो वो हमने वैसे ही छोड़ दिया। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया। अब आप लिमिट ले लीजिए, ये 2/5 बाहर ले लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 आ गया, 0 to 1 x dx यहाँ हो गया। अब लिमिट लेंगे, पहले y की लिमिट रखनी है हमें, ध्यान रखिए ये y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 है, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 25 कितना आ जाएगा 26, तो x स्क्वायर प्लस 26 टू द पावर 5/2 26, माइनस लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट जब आप 0 रख देंगे तो ये सिंपली बचेगा x स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 5/2, और ये हमारे पास बस हो गया। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से, तो ये हमारे पास 1/10 बच गया। और उसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 26 5/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 5/2, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देंगे dx स्क्वायर, क्योंकि जब dx स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 2x dx के बराबर, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10, तो ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास x प्लस, ये कुछ ऐसे ही टर्म आ जाएगा x प्लस 26 टू द पावर 5/2, जहां पे कि ये dx है, राइट। तो x की जगह x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हम पावर लॉ फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 26 x स्क्वायर प्लस 26 टू द पावर 5/2, सो 5/2 आ जाएगा, तो उसका हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, यानी कि 2/7, ओके। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 7/2, यहाँ पे भी 2/7 आ जाएगा, तो 2/7 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और लिमिट क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 to 1। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1/35, क्योंकि 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और कॉमन ले लिया हमने। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 टू द पावर 7/2 माइनस 26 टू द पावर 7/2, ओके, माइनस ये आ जाएगा 26 टू द पावर 7/2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 25 टू द पावर 7/2। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/35, और इसको हम लिख सकते हैं 27 टू द पावर 7/2, और ये 2 बार आ रहा है तो -2 इंटू 26 टू द पावर 7/2 और प्लस 25 टू द पावर 7/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज ऑन दिस शीट, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी आपके लिए, आपकी थ्योरी को और मजबूत करेगी। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे आपकी थ्योरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप सीख रहे हैं लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमें पूछा था टोटल चार्ज ऑन द शीट। दूसरा पार्ट क्या है,
अब ये दोनों पार्ट मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें एग्जैक्टली सेम हमने निकाला था, बी पार्ट हमने सेम निकाला था। तो बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 9 माइनस 1/6 आई कैप माइनस 1/6 जे कैप प्लस 5/4 के कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, -1 कूलम चार्ज को पे कितना फोर्स लगेगा बोला इस पॉइंट पे। तो ई आपने निकाल लिया है, फोर्स निकालना आपके लिए बहुत आसान है। फोर्स हो जाएगा -Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू ई। Q है -1 तो ये आ जाएगा -E। तो इसका जस्ट नेगेटिव कर दीजिए, वो आपका फोर्स आ जाएगा। और जो फोर्स की यूनिट आ जाएगी वो आएगी मिली न्यूटन। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मिली कूलम है ये, तो आप मिली न्यूटन मतलब आप लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे गाउस थ्योरम के बारे में। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, वो हमने यूजिंग कूलम्स लॉ किया, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समहाउ कमिंग फ्रॉम कूलम्स लॉ। लेकिन अब आने वाले टाइम में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, वो हम गाउस लॉ से निकालेंगे, क्योंकि उन सिस्टम्स के लिए गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू कूलम्स लॉ। ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि उन पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए जिनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ को यूज़ करके निकालने वाले हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से नहीं निकाला जा सकता। बट उसके लिए जो मेथड है या जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो गाउस लॉ हमें एक ईजी वे प्रोवाइड करता है उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। लेकिन ये बात नहीं है कि गाउस लॉ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको हेल्प करेगा। गाउस लॉ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वहाँ से हम चार्ज कैसे फाइंड आउट करें, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड आउट करें, उसको निकालने में भी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे।